अनम्यूट हो गए हैं? नो सर। ओके। सो ईशा, कल के सेशन का आपने रिवाइव किया कुछ? सर एक्चुअली हुआ ये कि हमारा वीडियो शो ही नहीं कर रहा, मीन्स डाउनलोड नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, मैं तो प्रियांशु सर से बात कर लूंगा, वो वहाँ पे उसको लाइव कर देंगे। ओके सर। सो अगर आशुतोष अनम्यूट हो जाते हैं तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कल के सेशन का। यस सर। जी सर। जी। आशु को मैसेज कर। आंसू अनम्यूट हो गया। सुना दे क्या? सर आंसू म्यूटेड है। ओके, चैट पे उसको बोलिए कि मेरे को अपनी प्रेजेंस का वो करे, पिंग करे यहाँ पे एक बार। ओके आंसू, हेलो। ये सर मैंने आंसू को बोल दिया। ठीक है, तो चलिए हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कल के सेशन का। कल हमने स्टडी किया कि यस सर। किसी वेबसाइट का इनिशियल लेवल पे एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट के लिए हमें एक डोमेन फाइनल करना होता है। अगर क्लाइंट के पास एग्जिस्ट यस है तो वो हमको देता है, अगर नहीं है तो फिर हम क्लाइंट को सजेशंस देते हैं। ठीक है। उसके बाद यस सर। अगर क्लाइंट क्लाइंट का एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है कि मेरा बिजनेस का सर्विसेज ये है और मेरा जो टारगेट एरिया है वो नोएडा, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कहाँ कहाँ पर मेरे को अपने टारगेट ऑडियंस पिक करना है। ठीक है गाइस। तो उसके बिहाफ पे हम क्लाइंट को बेस्ट ऑपरेशनल कीवर्ड्स देते हैं जिनसे उसको बिजनेस जनरेट होगा। हो सकता है कि क्लाइंट आपको जेनरिक कीवर्ड दे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हमने कल डिस्कस किया था। डिजिटल मार्केटिंग से आपको कभी भी बिजनेस नहीं मिलेगा, वो एक जेनरिक टर्म है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग विद लोकेशन या फिर लोकल हेलो। पैकेज। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशुतोष, यू कैन हियर? यस सर। ओके। सो आशुतोष, कल के सेशन का आपने रिव्यू किया है? आपके कुछ डाउट्स? यस सर, मैंने रिव्यू किया था। आपने मुझे हाउस मूविंग कंपनी के बारे में दिया था। तो सर जी। इसका जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एसईओ है, एसएमओ है, उसका सर कोई मुझे वैसा कोई वो नहीं मतलब कि टाइप नहीं दिखा सर। मैंने देखिए, सर्च भी किया। मैंने आपको दिया था हाउस मूविंग। ठीक है। कंपनी, यस हाउस सर। मूविंग में क्या होता है? हाँ, हाउस मूविंग में आपको पैकर्स एंड मूवर्स कैटेगरी पे नहीं जाना। हाउस मूविंग क्या होता है कि जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटायर बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सके। मैं दिखाता हूँ आपको। यस सर। देखिए ये क्या करते हैं, ये पूरी बिल्डिंग को ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर देते हैं। यूएस यूके में एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर ज्यादातर जो हाउस होते हैं वो वुडन के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। ठीक है। यस सर। ब्रिक्स के वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 30 to 31% के आसपास होते होंगे। लेकिन मोस्टली वहाँ पर वुडन के हाउसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं, थंडरस्टॉर्म्स काफी ज्यादा आते हैं वहाँ पर, जिससे क्या होता है कि उनकी जो बिल्डिंग्स होती है उनमें क्रैक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
सो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको ये कहा हुआ है कि अगर आप अपने हाउस को इंश्योर कराते हैं, फीमा फीमा वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू अगर आप इंश्योर कराते हैं और इन केस किसी मिस हैपनिंग में आपकी बिल्डिंग को कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन में लैग फील होता है, तो उसकी जो भी मेंटेनेंस होगी वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है। यस सो सर। होता क्या है, वहां पर फ्लडिंग एरियाज होते हैं, जैसे कि सी के अराउंड में बीच एरियाज होते हैं, वहां पर काफी ज्यादा फ्लडिंग आती है। आपने देखा होगा न्यूयॉर्क दुनिया का जो एक बेस्ट सिटी माना जाता है, वहां पर भी फ्लडिंग होता है। तो वहां पर भी हाउस को थोड़ा सा अपने सॉलिड स्ट्रक्चर से थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो घर है यहाँ पर, इसको ऊपर किया गया है यहाँ से। अभी मैं आपको दूसरी इमेज में दिखा देता हूँ, देखिए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को वो लोग उठा देते हैं, फाउंडेशन के साथ ऊपर उठा देते हैं, और एक व्हीकल पे जिसमें काफी हैवी टायर्स वगैरह होते हैं, तो वहां से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं, अगर गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। वहां पे इन चीजों के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंस किया जाता है। ठीक है। यस इंडिया सर। में अभी ये चीजें नहीं है। इंडिया में पानीपत और पंजाब साइड में होता क्या है, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर को अपलिफ्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा उठा दिया जाता है, लेकिन क्योंकि इंडिया काफी कंजेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पे एक घर को दूसरी जगह पे ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये यस सर। सर्विस अलाउड नहीं है। ठीक है। तो हाउस मूविंग यस सर। बेसिकली होता है कि आप एक घर को या फिर एक हैवी स्ट्रक्चर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाएं। ठीक है। यस ये सर। जी, डब्ल्यू बिल्डिंग मूवर्स ये एक ऐसी कंपनी आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। आपको ज्यादातर अगर हाउस मूविंग को लेकर के सर्च करना है तो यूएस और यूके को करना होगा। ठीक है। यस सर। तो मैंने सर जो आपने होमवर्क दिया था, तो मैंने जी मेन कीवर्ड में लिखा था हाउस मूविंग सर्विस, सेकेंडरी कीवर्ड जी में लिखा था हाउस मूविंग कंपनी इन दिल्ली, सेकंड था हाउस मूविंग सर्विस इन दिल्ली, और थर्ड था हम्म। हाउस मूविंग एजेंसी इन दिल्ली, और टारगेटेड यूआरएल था आशु प्राइवेट कंपनी डॉट कॉम, और तीनों सर हम्म। यही टारगेटेड यूआरएल था। देखिए, आप एक मेन पॉइंट कल मिस कर गए। ईशा और निशांत, आप भी ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जैसे ही आपको बिजनेस या फिर कोई वेबसाइट मिलती है, तो आप उसकी मेन कैटेगरी को पिक कीजिए। मेन कैटेगरी यस मीन्स सर। उसकी नीचे नीचे क्या है। डब्ल्यू बिल्डिंग मूवर्स की नीचे है एक कॉन्ट्रैक्टर। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होगी, वही हाउस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगी और वही उसके स्ट्रक्चर को बिल्ड कर पाएगी। ठीक है। यस सर। और कॉन्ट्रैक्टर कभी भी एक एजेंसी नहीं होता। तो ओके सर। आपने एक कीवर्ड यहाँ पे गलत पिक किया। हाउस मूविंग यस एजेंसी, सर। हाउस मूविंग एजेंसी नहीं होगा। हाउस मूविंग कॉन्ट्रैक्टर्स होता है, हाउस मूविंग कंपनी होता है। ठीक है। यस सर। और सर्विस हाउस भी तो मूविंग होगा ना सर्विस सर उसमें? प्रोवाइडर। जी जी जी, हाउस मूविंग सर्विस प्रोवाइडर। यस सर। ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप बिजनेस के बेस को समझिए कि उसकी मेन कैटेगरी क्या है। क्योंकि ऐसा होता है, जब भी आप लिंक बिल्ड करेंगे, अभी तो हम ऑन पेज कर रहे हैं, लेकिन जब आप लिंक बिल्ड करेंगे तो होगा क्या, आप गलत कैटेगरी को टारगेट करके लिंक बिल्ड कर सकते हैं, और उससे गूगल के थ्रू आपको पेनल्टी लगेगा, क्योंकि ये ब्लैक हैट में आता है। मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको बताया था कि तीन कैटेगरीज होती हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। ब्लैक हैट में ये होता है कि आपकी अगर सॉरी कॉन्ट्रैक्टर्स की नीचे है, यानी कि आपकी बेसिक कैटेगरी कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो आप उसको किसी मूविंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन में मूव नहीं कर सकते। तो आपको उसको जनरल कॉन्ट्रैक्टर में रखना पड़ेगा। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की फर्म है, तो उसकी नीचे क्या होगी, उसकी होगी इंटरनेट मार्केटिंग। तो सबसे पहले आप उसकी रूट बिजनेस को पकड़िए कि उसका रूट बिजनेस है क्या, किस कैटेगरी को टारगेट करता है। उसके बाद ही आप आगे मूव कर पाएंगे, उसके बेसिस पे ही आप फिर कीवर्ड फिल्टर कर पाएंगे। ओके सर। ठीक है। जी। ओके सर। अभी किस किस को क्लियर हुआ कि हमने जो कीवर्ड सजेशन किए थे वो किस बेसिस पे किए थे। और मैंने आपको एक टूल बताया था, कीवर्ड प्लानर। वो तो खैर अभी आप यूज नहीं कर पाएंगे। सो आपको कोई और टूल मिला जिससे आप कीवर्ड फिल्टर कर पाए? सर मैंने टाइटल पिक्सल चेकर से किया था सर।
लेकिन उसमें तो सिर्फ जी वो पिक्सल बता रहा था। हाँ, और वो एक्चुअली गूगल टूल का ट्रेंड्स क्या पे है वो मैंने किया था सर। हाँ, गूगल गूगल ट्रेंड क्या ट्रेंड्स पे करता किया है? था तो सर। गूगल ट्रेंड आपको ट्रेंड बताएगा, आपको कीवर्ड सजेशन नहीं देगा। आपको ही वहां पर कीवर्ड यस डाल सर। डाल कर ये चेक करना होगा कि मेरे लिए बेस्ट कीवर्ड कौन सा है। यस सर। ठीक है, देखिए यस एक टूल बताया मैंने आपको, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, दूसरा कीवर्ड, सर। सपोज दूसरा जो टूल होता है वो खुद गूगल ही है। गूगल में देख मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सपोज कीजिए मैंने कीवर्ड टाइप किया हाउस मूविंग कंपनी, क्योंकि हाउस मूविंग इंडिया में बहुत कम होता है तो ये बहुत ही कम मेरे को रिजल्ट्स दिखाएगा। तो आप मेरे स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिए, सेटिंग्स में जाइए, लोड हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप गूगल के कंसोल में यहाँ से देखिए, गूगल बाय डिफॉल्ट आपको 10 रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, यस सर। आप उसको 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। अगर आप 100 करेंगे तो आपका जो लोडिंग टाइम है वो काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ 10। 100 हम इसको तब करते हैं जब हम कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 10 पे सेट कर लिया। और यहाँ से अगर आप कोई लोकेशन सेट करेंगे तो गूगल क्या करेगा, आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन के रिगार्डिंग रिजल्ट दिखाएगा। देखिए आपको यहाँ पर ये जितने भी आपको प्लेसेस दिख रहे हैं ये सब कंट्रीज हैं। यस सर। नीचे रीजन सेकंड करंट सेटिंग, दैट मीन्स जहां से आप इस ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं वो आपका बिहार में भी हो सकता है, गया में भी हो सकता है, मेरा यहाँ पे लोकल में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नियर बाई मेरी आईपी को पिक करेगा और ब्राउजर पे शो करेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पिक कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हाउस मूविंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज आर टू मच पॉपुलर इन यूएस एंड यूके। सो यहाँ से पिक करने के बाद सेव एंड देन हिट ओके। अभी देखिए, पहले वहां पर दिल्ली के रिगार्डिंग सर्चेज आ रहे थे, अभी आ रहे हैं यहाँ पर यूएस के लिए। ठीक है, सो ये जो है वुल्फ हाउस एंड बिल्डिंग ओनर्स, ये यूएस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कंपनी है, स्पेशली इन हाउस मूविंग सर्विसेज। ठीक है, अभी आप यस देखिए सर। मैं आपको कीवर्ड कीवर्ड सजेशन का एक और मेथड बता रहा हूँ। ये देखिए, आपने कीवर्ड यहाँ पर डाला हाउस मूविंग कंपनी, तो गूगल ने आपको क्या किया, सजेस्ट कर दिया कि पीपल आल्सो सर्च फॉर स्ट्रक्चर हाउस मूविंग कंपनी, स्ट्रक्चर हाउस मूवर्स नियर मी, हाउस रिलोकेशन कंपनी, हाउस मूविंग कंपनी नियर मी, हाउस रिलोकेशन। तो ये भी क्या है, ये रिलेवेंट सर्चेज है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। आपने कोई भी क्वेरी गूगल में फिल्टर की, दैट इज कॉल्ड योर सर्च टर्म और कीवर्ड। उसके बेस पे गूगल ने आपको ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ये गूगल ने आपको अपनी एल्गोरिथम के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स दिखा दिए। क्यों दिखाए, इनको कहते हैं हम LSI, लेटेस्ट सर्च इंटेंट। ठीक है गाइस, LSI कीवर्ड्स बोलते हैं हम इनको। LSI कीवर्ड भी काफी बेनिफिशियल होते हैं, स्पेशली फॉर बिजनेस ओनिंग। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से LSI कीवर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं। अभी आप देखिए इस कीवर्ड की, देखिए नॉर्मली अगर मैं किसी सर्विस को सर्च करता हूँ या फिर सर्विस प्रोवाइडर को सर्च करता हूँ तो एज ए लेमन में क्या सर्च करूंगा, स्ट्रक्चर हाउस मूवर्स नियर मी, यानी कि मुझे मेरा नजदीक से नजदीक सर्विस प्रोवाइडर कांटेक्ट करे या फिर मैं उसको कांटेक्ट कर पाऊँ। सो आजकल जो ये कीवर्ड हम यूज करते हैं नियर मी, ये बहुत ट्रेंड में है।
और जैसे ही हम ये स्ट्रक्चर नियर में हिट करते हैं तो गूगल के पेज का सारा लेआउट चेंज हो जाता है, यहाँ पर लिस्टिंग्स चेंज हो जाती हैं और आपको यहाँ पर जो SERP में रिजल्ट मिलते हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। रीजन बताता हूँ क्यों। देखिए, अभी गूगल ने मेरी लोकेशन पिक की हुई है पेंसिल्वेनिया, ये भी यूएस में एक स्टेट है, ठीक है। सो गूगल ने इस लोकेशन के अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट दिखाए। अगर यहाँ पे गूगल में या फिर किसी VPN के थ्रू मेरी लोकेशन न्यू जर्सी होती, सो मेरे को न्यू जर्सी के रिलेवेंट रिजल्ट मिलते। ठीक है गाइस, तो आपको ये यस सर। LSI वाला फंडा समझ में आ गया। अभी क्या है कि आपने यहाँ पर गूगल में कीवर्ड फिल्टर किया, सॉरी कीवर्ड टाइप किया स्ट्रक्चर हाउस मूवर्स, तो गूगल आपको कुछ LSI कीवर्ड्स भी दिखा देगा। आप उसके बेस पे अपने कीवर्ड पिक कर सकते हैं। ये सारे LSI कीवर्ड्स आपको मिल चुके हैं और ये कीवर्ड्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। सेकंड यस ऑप्शन आपका कीवर्ड रिसर्च का गूगल है। दूसरा टूल जो होता है वो होता है keywords.io। गाइस, हम ये कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट और वेबसाइट के इनिशियल फेजेस को इसीलिए ज्यादा टाइम से समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूरा बिजनेस इन्हीं पे डिपेंडेंट है। अगर बाय मिस्टेक आपने कीवर्ड फिल्ट्रेशन गलत किया या फिर कीवर्ड सिलेक्शन गलत हो गया तो आपके क्लाइंट को बिजनेस नहीं मिलेगा। होगा क्या, आप क्लाइंट से 2 3 या 4 महीने तक आप उससे कम्युनिकेशन करते रहेंगे, सर आपका कीवर्ड आ जाएगा, लेकिन वो रैंकिंग तो आ जाएगा लेकिन क्लाइंट को बिजनेस नहीं मिलेगा। और जब क्लाइंट को बिजनेस नहीं मिलेगा तो क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होगा, क्लाइंट फिर आपसे बोलेगा कि मुझे बिजनेस नहीं आ रहा है। फिर उस कंडीशन में 2 केसेस होंगे, या तो क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर देगा या फिर आपको दोबारा से सारा अपना जो भी एफर्ट है वो दोबारा से लगाना होगा। ठीक है गाइस, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है गाइस, सो आपको यस सर। कीवर्ड पे कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा फोकस होके क्लाइंट की कैटेगरी को समझ के और कीवर्ड रिसर्च करके उसको देना है। अभी कीवर्ड आईओ ये एक टूल है और यहाँ से आप लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड दोनों तरीके के टूल ले सकते हैं। कुछ अच्छी वेबसाइट्स भी होती है जिनके थ्रू आप और कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उनमें से एक वेबसाइट है रेडिट। रेडिट एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे एसईओ में इस वेबसाइट का बहुत ही ज्यादा यूज है, आप इसको नोट कर लीजिए। रेडिट इतनी सेंसिटिव है कि अगर आपने रेडिट पर थोड़ा सा भी मिसलीडिंग कंटेंट पब्लिश किया तो ये आपको विद इन 1 आवर बैन कर देता है। क्या करता है, आपको विद इन 1 आवर बैन कर देता है। आपको कोई मौका नहीं देगा आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट करने का। अगर आपने इसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो ये तुरंत आपको बैन कर देता है। सर ये तो ब्लॉग साइट है ना, इसमें हम लोग ब्लॉग कमेंटिंग करते हैं ना? नहीं नहीं, ब्लॉग कमेंटिंग नहीं करते गाइस। इसमें क्या करते हैं कि हम कंटेंट सबमिशन करते हैं और ये बेसिकली एक सोशल मीडिया साइट है। जैसे ये आप फेसबुक ट्विटर ये सब यूज करते हैं ना, तो ऐसे ही ये रेडिट भी यूज किया जाता है। ओके सर। ठीक है। एक्चुअली आज यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है। ये देखिए, ये कीवर्ड टूल है, आपको ये टूल यूज करना है। ये प्रीवियस टूल है, ये क्या है कि इस वेबसाइट के ट्रैफिक को हैक करने के लिए इन्होंने ये टूल बनाया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से
बंद कर दीजिए, इस टूल को आप यूज कीजिए। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, लोकेशन मेरा इंडिया रहेगा और यहाँ से हिट। सो गाइस, कीवर्ड रिसर्च में ना कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, काफी टाइम देके और कीवर्ड्स को फिल्टर करके, फिर कीवर्ड फिल्टर करने के बाद में आप उसका सर्च वॉल्यूम चेक कीजिएगा। सर्च वॉल्यूम को चेक करने का मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, वो आप गूगल एडवर्ड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, और ऊबर सजेस्ट और भी काफी सारे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कीवर्ड एनालिसिस और सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। सर ऊबर सर्चर से भी कीवर्ड सर्च किया जाता है ना? जी, टूल्स पे हम लोग बाद में जाएंगे, पहले अपना बेसिक जो भी हमारे कंसेप्शन को क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि टूल्स के अंदर काफी टर्म्स ऐसी आती हैं, अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम उनको कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमें कीवर्ड्स डॉट आईओ ने कीवर्ड सजेशन दे दिया है। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये कीवर्ड को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसकी कोई वर्थ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी मेलबर्न, ये कीवर्ड नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि टूल की ये एल्गोरिथम में मिस्टेक हुआ है, मेलबर्न से मेरा कोई भी लिंक नहीं है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी। तो इस टाइप से आप यहाँ से भी कीवर्ड फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है गाइस। यस सर। एक जो मेन टूल होता है जो मोस्ट पॉपुलर है वो गूगल कीवर्ड प्लानर है, वो मैंने कल आपको बताया था। आज मैंने कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको दो चीजें बताई हैं, कीवर्ड टूल डॉट आईओ और दूसरा खुद गूगल का कंसोल। यहाँ से आपको एलएसआई कीवर्ड्स मिलते हैं। ठीक है गाइस। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, कीवर्ड की ग्रुपिंग कर देते हैं। इसको इनको कहते हैं हम कीवर्ड की ग्रुपिंग करना। कीवर्ड की ग्रुपिंग करने के बाद फिर हम एक कीवर्ड सेट करते हैं कि किस कीवर्ड को लेकर के हमारे, सॉरी, किस यूआरएल को लेकर के हमारे कीवर्ड सस्टेन करेंगे। एसईओ सर्विसेज नोएडा, एसईओ कंपनी नोएडा, एसईओ एजेंसी इन नोएडा। कल मैंने आपको दिखाया था कि एसईओ कंपनी नोएडा का सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा है, तो इसीलिए मैंने यूआरएल में एसईओ कंपनी इन नोएडा सेट किया। फिर मैंने टाइटल भी आपको जनरेट करके दिखाया। टाइटल में आपके तीनों कीवर्ड अगर कवर हो जाते हैं तो बेस्ट, अगर नहीं हो पाते तो आप ट्राई कीजिए कि डिस्क्रिप्शन में हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कीवर्ड को इस तरीके से लिखें, आप कीवर्ड को इस तरीके से कभी नहीं लिख सकते, ये अनएथिकल होता है। हाँ, आप पाइपलाइन जरूर यूज कर सकते हैं। पाइपलाइन क्या करता है, देखिए इस पाइपलाइन का मतलब समझिए आप लोग। जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आएगा और उसके टाइटल को फेच करेगा, तो वो इसको एक फ्रेज काउंट करेगा, सेकंड पोर्शन को दूसरा फ्रेज काउंट करेगा और थर्ड पोर्शन को तीसरा फ्रेज काउंट करेगा। तो इस टाइप से आप अपने कीवर्ड की प्लेसिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा कीवर्ड्स की प्लेसिंग नहीं कर सकते। आपको ये भी याद रखना होगा कि पिक्सल्स लेंथ 520 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर मैं कहूँ कि इन कैरेक्टर्स बात करते हैं तो आपके कैरेक्टर की लेंथ 60 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको काफी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में यूज करना। अब डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखना होगा आपको कि जिससे कि ओवर स्पैम ना लगे। देखिए
इन्होंने क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एट brandhype.in। ओके, ये अभी मेरे को इस टाइप से रिजल्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे लोकेशन न्यूयॉर्क है, मैंने यहाँ पे लोकेशन चेंज करना चाहिए अगर मेरे को इंडिया के रिजल्ट देखने हैं। तो हम यहाँ से रीजन सेट कर देंगे। यहाँ से मैं अपनी लोकेशन को करंट रीजन पे सेट करूंगा, देन सेव, देन ओके। अभी देखिए मैंने कहा था आपको सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे जोन 1 डिजिटल CSIPL न्यू विजन डिजिटल .in brandhype.in। अब देखिए इन्होंने मेरा केवल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा है, इन्होंने यहाँ पे टाइटल में यूज किया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इन्होंने स्टफिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि यूजर आता है तो टाइटल से उसको पता चल गया कि ये जो सर्च आ रहा है ये इस कीवर्ड से रिलेटेड है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे काफी अच्छा लिखना चाहिए ताकि यूजर को एक अट्रैक्शन फील हो और वो उसको हिट करे। टाइटल से कभी अट्रैक्शन नहीं मिलता, हमेशा डिस्क्रिप्शन से मिलता है। इसको देखिए, जोन 1 डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा ऑफर्स कंप्लीट डिजिटल ब्रांडिंग सॉल्यूशन लाइक SEO PPC SMO वगैरह वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा। यहाँ पर डॉट यानी कि पिक्सलेट हो गया, तो ये रिजल्ट इनको मिल रहा है। ऐसे ही अब देखें यहाँ पर आपको ये मेरे को गूगल का ये स्पेशल फीचर है। यहाँ पे गूगल ने मुझे डेट भी दिखा दिया कि आपने इस पेज को विजिट किया था। क्यों दिखाया? ब्राउजर में मेरी ये ईमेल आईडी फिक्स है, मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो गूगल क्या करता है, हमारे ब्राउजर की कुकीज को चेक करता है। अगर मेरी कुकीज गूगल को दोबारा मिलती हैं तो वो नेक्स्ट टाइम जब मैं सेम वेबसाइट कर लेकर के या फिर सेम कीवर्ड को लेकर के सर्च करूंगा तो मुझे इस टाइप से वो रिजल्ट दिखाएगा। देखिए 27/7/20 ये हम लोगों ने कल विजिट किए थे पेजेस, याद है आप लोगों को? मैंने वेबसाइट ओपन कर करके दिखाया था आपको कल। यस सर। जी, तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड फिल्टर कर सकते हैं। जस्ट ए सेकंड गाइस, मैं थोड़ा वाईफाई चेंज कर लेता हूँ। गाइस मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, हेलो। ठीक है। सो इस तरीके से हेलो, यस सर, आवाज आ रही यस है। सर। जी। सो हेलो। इस तरीके से आप अपने कीवर्ड को, जी जी जी, इस तरीके से आप अपने सारे कीवर्ड्स को फिल्टर करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद फिर उनकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद आप टारगेट यूआरएल सेट करेंगे, फिर उसके बाद अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन इनको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। आपने वेबसाइट को लाइव होने से पहले एक रैंडम यूआरएल बनाया, ठीक है? तो यूआरएल ऑप्टिमाइज करने के लिए आप अपने कीवर्ड्स को देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और मेरे अदर जो कीवर्ड हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन नोएडा। सो मैंने आपको ये बताया था, आपका जो बेस्ट बिजनेस ओरिएंटेड कीवर्ड होगा आप उसको होम पेज पर लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर होम पेज लिया है। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा होम, क्योंकि ये मेरे होम पेज से टारगेट होंगे। एसयू सर्विसेज इन नोएडा, यहाँ पर मैंने एसयू कंपनी नोएडा किया था, लेकिन अगर इन केस मैंने यूआरएल इनिशियल लेवल पर ये डिजाइन किया, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सर्विसेज करने पर मैं कंपनी को भी टारगेट कर सकता हूँ और एजेंसी को भी टारगेट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर अपना यूआरएल चेंज कर सकता हूँ।
ये हमारा दूसरा फेज होता है। इन केस अगर हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हम यहाँ पर यूआरएल ऑप्टिमाइज दोबारा से कर सकते हैं। एक कंसेप्ट और है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट, स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए, मेरा आपको बताने का ये पर्पस है, आप किसी भी ई कॉमर्स के अगर यूआरएल को देखेंगे तो उनका यूआरएल कुछ इस टाइप से दिखता है हमेशा, लेकिन गूगल की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपका यूआरएल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे कि ये, इसके हम अगर इंटरनल पेजेस को देखते हैं, ये ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस फील कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसको रैंक नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए एसईओ अलग अलग होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए एसईओ अलग होता है और बिजनेस वेबसाइट्स के लिए एसईओ अलग होता है। ठीक है, गूगल इन पेजेस को भी इंडेक्स करता है, लेकिन उसकी रैंकिंग पावर और एल्गोरिथम ई कॉमर्स के लिए हमेशा अलग होती है। गूगल बेसिकली फोकस करता है हमारे बिजनेस ओरिएंटेड वेबसाइट्स पे। तो गूगल हमको सजेस्ट करता है कि आपके यूआरएल लेंथ जो होना चाहिए वो होना चाहिए नॉर्मली 75 कैरेक्टर। नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आप यूआरएल डिजाइन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि यूआरएल की जो लेंथ है वो 75 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। इन केस हो जाती है तो उस केस में हम दूसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हमारा यूआरएल का लेंथ 75 कैरेक्टर के अंदर हो जाए। ठीक है गाइस, यस तो सर। ये कहलाता है हमारा यूआरएल ऑप्टिमाइज। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में आपको दो चीजें मालूम चली। पहला कि आपको स्पेशल कैरेक्टर यूआरएल के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, लाइक अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर यूज कर देता हूँ यूआरएल में, अगर मैं परसेंटाइल एट द रेट इस टाइप से कोई स्ट्रिंग यूज करता हूँ या फिर स्पेस यूज करता हूँ, तो इस टाइप के कैरेक्टर गूगल अलाउ नहीं करता। इसका अल्टरनेटिव गूगल ने आपको दिया कि आप यहाँ पर हाइफन यूज कीजिए। हाइफन क्या करता है, हाइफन ब्लैंक स्पेस को नेग्लेक्ट कर देता है और आपकी एक प्रॉपर क्वेरी स्ट्रिंग गूगल में जाकर स्टोर हो जाती है। अगर मैं स्पेस के साथ में कोई यूआरएल बनाता हूँ तो गूगल क्या करता है कि इसको ब्रेक कर देता है। यहाँ पे परसेंटाइल एट द रेट परसेंट, इस तरीके से कोई स्ट्रिंग ऑटोमेटिक जनरेट करके अपने डेटाबेस में ले लेगा। नेक्स्ट टाइम जब ये हम इस पेज पर कोई अपडेट्स करें या फिर गूगल को हम रीसबमिशन की रिक्वेस्ट देते हैं तो ये यूआरएल उसको नोट फाउंड होगा और गूगल आपको एरर दिखा देगा। तो मेक श्योर कि आपका यूआरएल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नीट एंड क्लियर होना चाहिए। हाइफन के साथ हो तो बेस्ट है, एल्स आपको अंडरस्कोर परसेंटाइल ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। ठीक है गाइस, दिस इज कॉल्ड यूआरएल स्ट्रक्चर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आपको यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में यूआरएल स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज करना है, आप केवल यूआरएल में हाइफन यूज स्पेस कर दे सकते सकते हैं। हैं ना? स्पेस दे सकते नहीं हैं नहीं ना? नहीं, आप स्पेस नहीं दे, स्पेस नहीं देना होता है। स्पेस नहीं देंगे, स्पेस देते ही आपकी स्ट्रिंग है ना वो ब्रेक हो जाती है। आप चेक करेंगे तो आपकी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, गूगल उसको अलग स्पेस से यूज करेगा। देखिए, मैंने कल आपको दिखाया था एक टाइटल में जिसमें
देखिए मेरा टाइटल ये है, अगर मैं बाई चांस यहाँ पर एट द रेट यूज कर लेता हूँ, अभी कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं टाइटल में बीच में कहीं एट द रेट यूज कर लेता हूँ तो गूगल इसको भी नेगेटिव वे से लेता है और इसकी जगह एट द रेट NVSP कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग वहां पर प्लेस कर देता है। हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि हमें मिनिमम कैरेक्टर लेंथ में अपना पूरा डेफिनेशन देना है कि हम क्या बिजनेस ऑपरेट करते हैं और हमारी स्पेशल सर्विसेज क्या है। स्पेस आपको URL में कभी भी नहीं देना है, ठीक है गाइस। यस सर। आपको URL ऐसे बनाना है जैसे कि एक प्रॉपर स्ट्रिंग हो, और गूगल पे आप चेक करते रहिए, आप किसी भी कीवर्ड को वहां पर प्लेस कीजिए और कॉम्पिटिटर्स को चेक कीजिए कि उनके URL स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए आप एक फ्रेश स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसमें लगेगा आपको टाइम। सो बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फिल्टर करें और उनकी स्ट्रेटेजी को चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है गाइस। इससे क्या होगा, यस सर। आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आप अपने क्लाइंट को बेटर रिजल्ट भी दे पाएंगे। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है हमारा कॉम्पिटिटर्स। मेरा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, इससे मैंने यहाँ पे सर्च किया, सपोज ये इसी से करता हूँ। सो मैं अपने हर तरीके से स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके आउट ऑफ 100 से 100 के अंदर आ जाऊंगा। 100 से 20 तक आने में मेरे को कोई भी इशू नहीं होगा। मैं विद इन 2 मंथ्स, अगर मैंने ऑन पेज अच्छा किया तो विद इन 20 डेज में 20 पोजीशन तक आ जाऊंगा। लेकिन असली जो फाइट होती है, जो मेन SEO का फंडा होता है, वो यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि फर्स्ट 2 पेजेस पे जितने भी यूजर्स हैं वो सभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए सभी एथिक्स अपना रहे होंगे जो आप करेंगे, राइट है। अगर यस कोई सर। बंदा फर्स्ट पेज पर है तो दैट मीन्स कि उसको पूरा मार्केट का नॉलेज है, वो सारे एथिक्स यूज कर रहा है। तो वो ये भी चेक करता है, जो भी फर्स्ट पेज पे बंदा है, कि सेकंड पेज पर और थर्ड पेज पर कौन कौन सी कंपनीज आई हुई हैं। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन वाला कभी भी अपनी पोजीशन को लॉस नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर उसको बिजनेस मिल रहा है। अगर वो कुछ भी लैक करेगा तो सेकंड पेज पर जो बंदा आया है वो हो सकता है बूम करके उसकी पोजीशन को ग्रैब कर ले। तो फर्स्ट पोजीशन वाला कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पोजीशन लॉस हो, तो इसीलिए वो अपने एफर्ट को और स्ट्रॉन्ग करा देगा, ठीक है गाइस। अब यस सर। सपोज कीजिए रेडिकल सॉल्यूशन मेरा वेबसाइट है, मैं 11th पोजीशन तक आ चुका हूँ। 11th पोजीशन आने के बाद जो फाइट शुरू हुआ, वो फाइट होगा मेरा इन टॉप 10 रिजल्ट को बीट करने का। क्योंकि अगर मैं टॉप 3 या टॉप 5 में पहुंच पाया तभी मैं क्लाइंट को बिजनेस दे पाऊंगा, एल्स में बिजनेस नहीं दे सकता। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इन सभी को बीट करते हुए इस प्लेस पर, इस प्लेस पर या फिर इस प्लेस पर पहुंचना होगा। तो मेरे मेन कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हो गए, आप फर्स्ट पेज के कॉम्पिटिटर्स को निकाल लीजिए। इन सब की आप एक लिस्ट बना लीजिए। कॉम्पिटिटर्स आप जितने ज्यादा लेंगे उतना ही आपको इजी रहेगा अपने बिजनेस को रैंक कराने में। ठीक है guys? मैं अभी यहाँ पर 5 पिक करता हूँ और यहाँ से इनको निकाल करके मैं अपने शीट में सेव कर लेता हूँ फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। इनका यूज क्या होगा ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके SEO का। सो
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए हम सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी क्लियर हो चुका है, कॉम्पिटिटर्स की हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, लेकिन इसका यूज क्या है ये मैं आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा। आप ऐसे ही सभी कीवर्ड्स के लिए, सभी सर्विसेज के लिए अपने कीवर्ड कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट बना के यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है गाइस? यस सर। जी, अब आते हैं हम हेडिंग्स के ऊपर। हमारा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नोएडा और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन नोएडा। अभी देखिए मैं इन कीवर्ड्स को यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ। मेन टास्क पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि आप अगर टाइटल को देखते हैं तो टाइटल में आप एक कीवर्ड रख सकते हैं। अगर आपके कीवर्ड छोटे छोटे हैं तो आप पाइपलाइन का यूज करके 2 कीवर्ड रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पेज पर 3 कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं तो आप उस पेज के कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे या फिर कैसे रैंक कराएंगे? उसके लिए क्या किया जाता है, हेडिंग्स टैग्स। ठीक है गाइस, हेडिंग टैग जो कि H1 से लेकर H6 होते हैं। मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रायोरिटी किस टैग की होती है, H1 की, सेकंड H1 प्रायोरिटी H2 H2 और सबसे लेस प्रायोरिटी होती है H6 की। आपने मोस्ट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड अपना टाइटल में किया तो आपको H1 पे भी रखना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हम लोग कंट्रोल यू या फिर व्यू सोर्स किस लिए करते हैं गाइस? ईशांत, निशा, आशुतोष, यस सर। हम लोग व्यू सोर्स किस लिए करते हैं? हेलो। हेलो, यस सर। जी बताइए, व्यू सोर्स किस लिए करते हैं? सर उसके देखिए, आपने कोई भी वेब पेज बनाया, किसी भी कॉम्पिटिटर का वेब पेज है, वो क्या कोड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, व्यू सोर्स पे हम वो सारी चीजें देख सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि क्रॉलर सबसे पहले आपके पेज के कोड को ही देखता है। सो कोड नीट एंड क्लीन होगा किसी भी वेबसाइट का, आपको वहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी, H1 टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सर। सकते हैं। अभी क्या है जी, अभी यहाँ पे हमने टाइटल में कीवर्ड यूज किया है बिग डेटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, ये एक अच्छा कीवर्ड है, लेकिन इसके साथ साथ ये कहाँ पे है, ये H1 में भी यूज होगा। ये देखिए, बिग डेटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। सो जो कीवर्ड आपको फील हो कि ये मेरा सबसे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है और गूगल कीवर्ड प्लानर जिसका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन अच्छा बताता है, आप उसको ही टाइटल में और हेडिंग में प्लेस करेंगे H1 के अंदर। ठीक है गाइस? यस सर। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हेडिंग में प्लेस किया हुआ है, ये रहा, ये H1 टैग के अंदर है। ठीक है, दूसरा मेरा कीवर्ड है बिग डेटा ट्रेनिंग इन बैंगलोर। ठीक है गाइस, अभी मैंने आपको एक टर्म बताया था, हेडिंग टैग्स की प्रायोरिटी H1, H3, H6। हेलो हेलो। जी, सो ये कीवर्ड यहाँ पर H2 में बिल्ड किया हुआ है। अभी आप देखेंगे इसको,
यहाँ से हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखिए, नजर आ रहा है आपको H2 यस सर। बिग डेटा ट्रेनिंग इन बैंगलोर। सो आपके जो भी कीवर्ड्स होंगे, प्राइमरी आपने टाइटल में और H1 टैग में आपने प्लेस किया। आपके जो सेकेंडरी पॉपुलर कीवर्ड होंगे आप उनको H2, H3, H6 इनमें अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां पर यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो कंटेंट हो पेज का वो ऑड ना लगे। ठीक है गाइस। यस सर। तो हेडिंग टैग्स में ये यूज होता है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट भी करना है, और जो आपके अदर कीवर्ड है जो आप टाइटल में मैच नहीं कर पाए आपको वो हेडिंग टैग्स में यूज करना है। सो बेसिकली हेडिंग होता है आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है गाइस। रीजन और भी है आपको हेडिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि जैसे ही यूजर आपके वेब पेज पर आता है, हेलो 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 हेलो, हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है? सर। आपका यस सर, मैं हेलो, मुझे ये आपका पूछ आवाज रही आवाज आ थी रहा है कि आपको? हेलो जी हेलो जी जी, पूछिए। हेलो, यस बोलिए आप। हेलो। यस सर, मैं ये पूछ रही थी कि हेलो, H1 और H2 ही यूज करना सर, या हेलो? नहीं, आप सारे कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। मीन सर H6 तक यूज करना है? जी, एक हायरार्की होता है ना आपका, हेलो। H1 से H6 तक। जरूरी नहीं है कि आप यस H6 सर। तक यूज कीजिए, आप H1, H2, H3, H4 तक यूज कर सकते हैं। ओके सर। जी। तो आप अपना सारा कीवर्ड्स को यहाँ पे मैनेज कीजिए। क्या होगा इसको? हेडिंग टैग्स में कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, और जितने भी आपके दो तीन और भी अगर आप कीवर्ड पेज पर टारगेट करना चाहते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं। एक सेकंड गाइस। यस, हेलो। यस सर। जी। सो आप हेडिंग्स में अपने सारे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी और थर्ड वन आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप सारे कीवर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये होगा आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन विद हेडिंग। आपको हेडिंग्स इसीलिए यूज करने चाहिए क्योंकि गूगल आपके पेज की लेआउट को चेक करता है। गूगल ये भी चेक करता है कि आपने अपनी वेबसाइट में हेडिंग टैग्स यूज किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए। ये एक टूल है, इस टाइप से बहुत सारे टूल्स होते हैं जो फ्री वेबसाइट की एनालिसिस करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं,
ओवरव्यू देते हैं आपकी वेबसाइट का, जिसके बेसिस पे आप इनिशियली वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अभी ये यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा एक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। इसमें क्या है, कुछ मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि आपने पेज पे हेडिंग टैग्स लिया हुआ है, इमेजेस में ऑल टैग्स यूज किया हुआ है, HTML रेशो आपका कम या फिर ज़्यादा है, इस टाइप से। तो ये कुछ टूल्स होते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे हेडिंग टैग H1, H2, H3, H4, H5। अब इस पेज में H5 और H6 यूज नहीं किया, लेकिन केवल H4 तक ही है। इसीलिए मैं आपको हेडिंग टैग्स का ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी क्रॉलर्स होते हैं आपके पेज पर जाते हैं और ये चेक करते हैं कि आपने हेडिंग्स का प्रॉपर यूज किया है और आपका कंटेंट किस तरीके से ऑप्टिमाइज है। हेडिंग से ही आपको ऑप्टिमाइजेशन का स्ट्रेंथ पता चलता है क्रॉलर्स के लिए। सो H1 में मैंने अपना कीवर्ड प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, जो मेरा मोस्ट कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। H2 में मैंने अदर कीवर्ड यूज किए हुए हैं। नोट कर लीजिए, आप पेज में H1 केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, और अदर जितने भी टैग्स हैं H2, H3, H4, H5, H6 आप उनको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। समझ गए आप लोग? निशान, ईशा, आशुतोष, यस सर, यस क्लियर सर, है आपको? यस सर। जी, जहाँ पे आपको यस कोई सर। डाउट लगे आप तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? जी, इस तरीके से आप लोग अपनी हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब बात करते हैं ऑल्ट टैग्स की। ऑल्ट टैग्स बेसिकली होता है क्या, मैंने आपको बताया था कि पेज पे हम इमेजेस यूज करते हैं और उनकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑल्ट, दैट मीन्स अल्टरनेट। और अल्टरनेट को केवल और केवल गूगल ही रीड करता है, जिससे गूगल को पता चलता है कि ये इमेज किस पर्पज के लिए यूज की गई है, या फिर इस इमेज का थीम क्या है। अभी देखिए आपको दिखाता हूँ। आप फाइंड करेंगे ऑल्ट, ये जो इमेज है यहाँ पर, हाडूप, ये पेज पे मैंने इमेज यूज की हुई है। क्योंकि मैं इमेज को अननेसेसरीली यूज नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसका एक ऑल टैग सेट किया, दैट इज हाडूप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। ठीक है भाई? यस सर, ऐसे जितनी भी इमेजेस होंगे उन सब का मैंने एक ऑल टैग सेट किया हुआ है। यहाँ पे बिग डेटा हाडूप एडमिन ट्रेनिंग इन बैंगलोर, इस इमेज को आप चेक कर लीजिए कि ये इमेज क्या है। बीइंग एन एसईओ गाय, आपको थोड़ा बहुत HTML का भी नॉलेज होना चाहिए, डिजाइनिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट स्किल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इन सभी फील्ड्स के थ्रू ही अपनी वेबसाइट को रैंक कराना होता है, और इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग एक बेसिक HTML का ओवरव्यू ले लीजिएगा। आप में से एक दो शायद टेक्निकल बैकग्राउंड हैं, उनको आइडिया होगा। ठीक है, जैसे कि ये इमेज है, इनका ऑल टैग हमने सेट किया हुआ है, ये आपकी रैंकिंग में हेल्प करते हैं। कोई भी आप इमेज यूज कीजिए, उसके लिए हमेशा ऑल टैग ही यूज कीजिएगा। अब इमेज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ऑल टैग होता है और एक होता है टाइटल। ठीक है गाइस, एक यस ऑल सर, टैग होता है और एक होता है टाइटल। टाइटल क्या होता है? वो एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है एज ए लेमन, किसी भी पर्सन के लिए, कि ये इमेज क्या है। अभी देखिए, ये एक ब्लैंक इमेज है, अगर ये कहीं पर विजिबल होती तो हम इसकी एक प्रॉपर्टी सेट कर लेते। इसका टाइटल दे दिया हमने, हाडूप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। क्योंकि ये एक इमेज, हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको टाइटल देंगे। टाइटल और ऑल्ट दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एसईओ प्रीफर सॉरी रोबोट प्रीफर करता है ऑल्ट टैग को। आपको अगर कोडिंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना है तो आप टाइटल को वहां पर
ब्लैंक भी रख सकते हैं। और अगर आपको टाइटल का यूज करना है तो टाइटल में आप मेक श्योर कि किसी कीवर्ड की ही प्लेसिंग करें। ठीक है, यस सर। कोशिश कीजिए कि आप किसी कीवर्ड की ही प्लेसिंग करें, आप उसको ब्लैंक ना छोड़ें। और अगर आप टाइटल को यूज नहीं कर रहे तो आप इमेज की प्रॉपर्टी से टाइटल को हटा सकते हैं। तो आप इन शॉर्ट वर्ड्स कुछ भी आप HTML का कोड स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको ब्लैंक ना छोड़ें। रीजन, W3 वैलिडेटर एक वेबसाइट होती है, गूगल इसको फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का URL यहाँ पर पास होता है और HTML के जितने भी एरर्स होते हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाते हैं। W3 वैलिडेटर, मैं इसको ग्रुप में देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप यस सर। अपनी वेबसाइट का HTML स्टैंडर्ड यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जितने भी वहाँ पर HTML कोड में एरर्स होंगे ये सब आपको 1 बाय 1 शो कर देगा रो के साथ में कि किस रो में आपका एरर एग्जिस्ट करता है। देखिए, अभी हम इस टूल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि HTML के सारे स्टैंडर्ड दिख जाएंगे आपको, H1 H2 H3 H5 ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। और ये इमेजेस का भी बताता है। इसीलिए मैं आपको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप ऑल टैग पर काफ़ी फोकस कीजिए। ये देखिए इमेज परफेक्ट, ऑल इमेजेस हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट। देखा आपने, 27 यस इमेजेस सर। यूज की हुई हैं, सभी में ऑल टैग स्पेसिफाइड है। अगर यहाँ पर मैं एक या दो इमेज में ऑल टैग नहीं लिखता तो इस टाइप से जितने भी टूल्स होते हैं जो एक स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं वो सब गूगल को एक नोटिफिकेशन देते कि इन्होंने वेबसाइट पर H1 या फिर ऑल टैग ये यूज नहीं किए हुए। तो इन टूल्स की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर क्या एरर्स एग्जिस्टिंग है। अभी ये मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हो सकता है कि स्क्रोल में कुछ इशू हो। अभी चेक कर लेते हैं। नहीं, वेबसाइट हेलो। हमारी परफेक्ट है। हेलो, यस, हेलो। हेलो, ये सर आपका आवाज ब्रेक हो गया था। हाँ। यस सर। यहाँ पे अगर आप ब्राउजर को छोटा करेंगे थोड़ा तो ये क्या होता है, मोबाइल व्यू में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल कॉम्पेटिबल है या नहीं है। ठीक है गाइस, मोस्टली टूल्स आपको पता होना चाहिए कि इनकी हेल्प से अपनी वेबसाइट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंटेंट की। जैसे ही आपने अपना हेडिंग्स स्पेसिफाई कर लिया, कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट बना लिया, ऑल टैग के एक लिस्ट बना लिया कि हमने ये इमेज यूज करना है, उस पर एक कीवर्ड लिखना है, तब बात आती है फिर कंटेंट की। अब कंटेंट लिखवाने से पहले अगेन आपको अपना पेज चेक करना है। आप उस पर कितने कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। सपोज कीजिए मैं 4 कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैं क्या करूंगा, अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स को चेक करूंगा, क्योंकि मेरे कीवर्ड पे ये कॉम्पिटिटर्स आए हुए थे, रैंक कर रहे थे अच्छे खासे। तो अभी मैं इनको चेक करता हूँ कि इनकी कंटेंट की लेंथ क्या है। जी, देखिए ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई है। अभी क्या करना है, मेरे को यहाँ का इनका कंटेंट चेक करना है कि किस वर्ड लेंथ में इन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है। सो नॉर्मली मैं यहाँ पर इनका सारा कंटेंट सेलेक्ट करूंगा, Ctrl+C, एक वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ।
और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी वेब पेज पे वर्ड यूज किए गए हैं वो सब मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। क्या वो पेज नहीं है यहाँ पर? गाइस एमएस ऑफिस में कुछ इशू है तो पेज नहीं हो रहा। इस तरीके से आप है ना किसी भी वेबसाइट का कंटेंट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और किसी भी वर्ड फाइल पे जाकर पेस्ट कर दीजिए, वो आपको वर्ड काउंट एग्जैक्ट दिखा देगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने राइटर से डिस्कशन कीजिएगा। आपको कीवर्ड की लिस्ट देनी है राइटर को। जैसे कि मुझे ये 3 कीवर्ड चाहिए, 3 कीवर्ड। सपोज कीजिए आपके कॉम्पिटिटर ने अगर 500 वर्ड लेंथ का कोई कंटेंट लिखा हुआ है पेज पे, तो ट्राई कीजिएगा कि आप उससे ज़्यादा ही लिखवाएं। तो आप अपने राइटर को सजेस्ट कीजिए कि 650 वर्ड्स और 700 वर्ड्स का जेनरिक कंटेंट वो आपको लिख करके दें। क्योंकि जब कंटेंट राइटर से आपको कंटेंट मिल जाएगा तब उसके बाद अपने आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको हेडिंग भी प्लेसिंग करनी है, इमेजेस का भी यूज करना है और अदर स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज करने हैं। ठीक है गाइस। सो आपको इसीलिए कॉम्पिटिटर का मैंने यहाँ पे लिस्ट बनवाया था कि जब आप अपने ऑल्ट या फिर इमेजेस को सिलेक्शन कर लेंगे, उनके लिए आप ऑल टैग मेंशन कर लेंगे, फिर आपको कंटेंट का रिसर्च करना होगा। तो वो कंटेंट का रिसर्च आप किस बेस पे करेंगे? अपने कॉम्पिटिटर के बेस पे करेंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मली कंटेंट लिखने के लिए आप राइटर को देंगे तो वो क्या करेगा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कंटेंट लिख देगा। लेकिन अगर आप अपने राइटर को एज ए रेफरेंस कॉम्पिटिटर की लिस्ट भी देंगे, आपकी ये गाइडलाइंस हो गई और यहाँ पे रेफरेंसेस करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि राइटर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। इसको सेलेक्ट करते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए वर्ड काउंट 645 दिखा रहा है। तो आपको कोशिश करना होगा कि जो भी आपका राइटर हो वो आपको 650 से ज्यादा ही आपको वर्ड लेंथ में कंटेंट प्रोवाइड कराए। ठीक है। सो आज आपके 4 टॉपिक कवर हुए: यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, ऑल टैग और कंटेंट। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आपका तब शुरू होता है जब राइटर से आपको कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि उसमें आपको हेडिंग की प्लेसिंग भी करनी है और भी काफी सारी चीजें करनी होती है। ठीक है। इसका मैं कल आपको एक वेब पेज बना करके दिखाऊंगा, उस पर कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं वो चीजें सिखाऊंगा। ठीक है गाइस। हेलो हेलो। यस सर। हेलो। जी निशांत, जी निशांत, आशुतोष, ईशा। वॉइस नहीं आ रहा। हाँ मुझे आपका हेलो। वॉइस क्लियर आ रहा है। हेलो आ ही नहीं रहा। हेलो हेलो। हेलो
हेलो। हेलो ईशा। हेलो। 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 यस सर। अब मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? जी। सो आपके आज 4 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं। कॉम्पिटिटर्स, हेडिंग, ऑल टैग, कंटेंट। हेलो। 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 हेलो।
हेलो 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 गाइस, निशांत। ओके, तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। आप मैंने जो ये 4 टॉपिक्स को आज स्टडी कराए हैं, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्पिटिटर्स, हेडिंग, ऑल टैग, आप इनको गो थ्रू कीजिए और कल का जो असाइनमेंट था आप उसको कंप्लीट कीजिए। फिर टुमारो मिलते हैं सेम टाइम पे।